हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट आप ध्यान से समझते जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी यहाँ से। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखिए बहुत ही प्यारा सा नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आपको बताए थे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग स्टडी किए थे। डोमेन रेंज उसका याद होगा आपको। तो जितने भी आपको चीजें पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जितने भी आपको चीजें पढ़ाए हैं, जैसे डोमेन रेंज हुआ, ग्राफ हुआ और उसके आपको फार्मूले हो गए, वो सारी चीज आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला आपका काम है कि क्लास अटेंड करने से पहले आप 11th क्लास का कॉपी निकालिए और उस कॉपी में देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है। उसको पहले आप लेकर के 1-2 घंटा स्टडी कीजिए। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा तो ये आने वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, ये आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बनेगा। और ये चैप्टर टोटली जो है फंक्शन पे डिपेंड है। ये चैप्टर टोटली किस पे डिपेंड है? फंक्शन पे। अगर हम लोग को फंक्शन क्लियर होगा तो आपको बताए थे कि फंक्शन के बाद आपको 11th में इनवर्स पढ़ाए थे उसका, तो फंक्शन अगर क्लियर रहेगा तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं उसका। इनवर्स क्लियर रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि हर एक पार्ट जो है दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। तो इसमें दो नहीं तीन, इसमें 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग प्यार से शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटीएफ। इसको क्या बोलते हैं? आईटीएफ। याद रहेगा, आईटीएफ बहुत शॉर्टकट मारते हैं आप लोग को बता देते हैं, इतना लंबा ना लिखना है। क्या लिखना आपको? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करने से पहले बता दें कि सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है आप जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन का हम क्या निकालने वाले हैं? इनवर्स। तो फिर इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स क्या होता है। जब इनवर्स निकल जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इसका मतलब कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर हम एक ही बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा के डाल दें डिफिनीशन, तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, ठीक है, ध्यान से एक्टिव रहिए और इसको टॉपिक को आप बहुत ही केयरफुली ध्यान से समझिए। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक इसमें फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें फंक्शन में हम लोग देखेंगे, अगर किसी को याद होगा तो बता सकता है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फलन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन। अगर आपको याद होगा तो बताया कि फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, कि फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है वो बेसिकली 2 पार्ट में जो है आपको बना हुआ है। फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है कितने पार्ट में बना हुआ है? 2 पार्ट में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है, अगर हमारे पास 2 सेट ए और बी है, ए और बी 2 सेट है, तो अगर ए सेट का एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ अगर यूनिकली अटैच होगा तब हम बोलते हैं कि वो क्या है? फंक्शन है। यानी फंक्शन इज ए रूल, मैपिंग और करस्पॉन्डेंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी ए का
यानी ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट का बी में कैसा इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तब जाके हम बोलते हैं कि एफ जो है ए से बी में क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए आपको ए के एवरी एलिमेंट का, मतलब कि ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में कैसा इमेज होना चाहिए, कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। उस चीज को भी समझते हैं हम लोग ग्राफ से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मेरे साथ रहिए, अटैच रहेंगे आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान समझिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, दूसरा एक सेट लेते हैं हम लोग बी, ये बी सेट हो गया, ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है। मान लेते हैं इसका अवयव 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 नाम मान करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एबीसी मान लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये है। इसका जो है इसके साथ है, इसका प्रतिबिंब इसके साथ है। ये सब चीजें आप 11th में सीखे हैं। ए का जो है इमेज किस पे बना है, 1 पे, बी का इमेज क्या है 2। एक और हम लेते हैं, आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि फंक्शन कौन होगा कौन नहीं होगा, आपसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। ए और बी, इसका एलिमेंट हम लेते हैं ए बी सी, इसका एलिमेंट 1 2 3, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह का, और यहाँ पे एक 4 कर लेते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान समझते जाइए, ए और यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, हो गया। इसका जो है हम लोग इसके साथ बना देते हैं, इस बेचारे का इनके साथ, और एक और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ये तो हो ही गया 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और आपको ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ए सेट हो गया और ये हो गया बी। ए सेट में जो एलिमेंट है वो ए बी सी ले देते हैं, और यहाँ पे 1 2 3, और इसको इस तरह से हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। याद है आपको, फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी दो सेट लेते हैं, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट लिखते हैं, और जिसका जिसके साथ इमेज बनता है उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो चलिए आपको फंक्शन समझाते हैं, ध्यान समझिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के एवरी एलिमेंट का बी में कैसा इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और उसका जो भी इमेज बनेगा बी में वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब समझते हैं, अभी आपको यहाँ समझाते हैं, ध्यान समझिए। अच्छा, कौन कौन बताएगा, हम यहाँ पे 4 जो है ग्राफ आपको बनाए हैं, इसमें कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट पहला वाला जो है, जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं, पहला वाला जो ग्राफ बना है वो फंक्शन है कि नहीं, कौन बताएगा, बोलिए ये वाला फंक्शन है कि नहीं। डिफिनेशन क्या कहता है फंक्शन का कि ए का प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट यूज होना चाहिए और बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ए में कोई छूटना नहीं चाहिए। तो बोलिए तो ए का इमेज कौन बना है 1, बी का इमेज कौन बना है 2, बोलिए सी का इमेज बना है क्या, नहीं, सी का इमेज नहीं बना है। इसका मतलब सी क्या हो गया, छूट गया। तो बताइए सी अगर छूट गया, इसका इमेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए का इमेज क्या बना है 1 के साथ, ए का इमेज किसके साथ 2 के साथ, बी का इमेज किसके साथ 3 के साथ। अब बोलिए सी का इमेज बी का इमेज 3 के साथ, सी का इमेज 4 के साथ, ये बना हुआ है। तो बोलिए ए का एवरी एलिमेंट यूज हुआ कि नहीं, पहला डिफिनीशन का जो पहला पार्ट है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। ए का एवरी एलिमेंट यूज होना चाहिए और इसका बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ए का सभी एलिमेंट इसमें यूज है, ठीक है। अब ए का जो एलिमेंट है इसका इमेज बन रहा है 1 और यहाँ पे कितना बन रहा है 2। तो अगर 1 2 बन रहा है तो यूनिक है कि नहीं, बोलिए तो ए का अगर 2 प्रतिबिंब बना तो यूनिक है कि नहीं, पता नहीं,
हमको भी नहीं मालूम है यूनिक होगा कि नहीं होगा। आप बताइए यूनिक है कि नहीं है? बोलिए, आपसे क्वेश्चन करते हैं, यूनिक है कि नहीं? यस और नो टाइप कीजिए। चलिए, इसका अभी डिसाइड हम लोग बाद में करेंगे। कुछ लोग एस समझ सकते हैं, कुछ लोग नो समझ सकते हैं, इसका डिसाइड हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ए का इमेज क्या है? 1 के साथ, वेरी गुड। बी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ। बोलिए फंक्शन है कि नहीं? ए का प्रत्येक अवयव यूज हुआ कि नहीं? ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट यूज हुआ कि नहीं? यूज हुआ। और इसका देखिए इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं? इसका 1 के साथ, इसका 1 के साथ बना, इसका सी का जो है 2 के साथ बना कि नहीं? तो इसका मतलब ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। कुछ लोग बोले कि फंक्शन है, चलिए अब टिक कर देते हैं। अभी हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा। बस अभी आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन है। जो आप कह रहे हैं उसी के अनुसार हम आंसर बोलते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये ए है आपका, ए में एलिमेंट दिया है ए बी सी, बी में एलिमेंट दिया है 1 2 3, और बोलिए ए का एलिमेंट, ए का जो है इमेज किसके साथ बना है? 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। ये तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज हुआ कि नहीं, और बी के साथ एकदम यूनिकली अटैच है, दिख रहा है ना आपको? इसका मतलब ये फंक्शन होगा कि नहीं? बताइए फंक्शन होगा कि नहीं? फंक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा फंक्शन है, सोचा होगा कि फंक्शन है, कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज हुआ, कोई छूटा नहीं, और उसके प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट का बी में जो इमेज बना वो क्या बना? यूनिक बना। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, इसमें और इसमें, ये दूसरे और तीसरे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सर फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए अब आपको एक दूसरे तरीके से बताते हैं, वहां से 100% क्लियर होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ध्यान समझिएगा। अगर थोड़े समय के लिए देखिए, इसको अगर लोग रियल लाइफ से अटैच करके देखते हैं, इसको क्या कीजिए, फंक्शन को रियल लाइफ से अटैच करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन है कि नहीं है, और ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। ध्यान समझिए। थोड़े समय के लिए सोचिए कि ये सेट ऑफ सन्स होता, सेट ऑफ सन्स यानी ये बेटे होते, ये जो समुच्चय इसको बेटों का समुच्चय मान लिए, ये सेट ऑफ सन्स होते हैं, और बी जो है सेट ऑफ फादर है, ऐसा आप सोच लो। ए क्या है? सेट ऑफ सन्स, यानी ये पुत्र है, और ये क्या है? पिताजी है लोग, ठीक है। पिता होंगे तभी तो पुत्र होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं होगा बिना पिता के पुत्र हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ सन्स, ए सेट को अगर सेट ऑफ सन्स मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए, और बी को जो है फादर मान लीजिए, तब देखिए क्या होगा। ध्यान समझिए, बेटा है, ए बेटा है, इसका ये बाप है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बेटा ए का जो बाप कौन है? 1। अच्छा बोलिए बी का बाप कौन है? बेटा है, फादर है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिकली अटैच है। अच्छा बोलिए, देखिए यहाँ पे देखिए तो पुत्र है, पिता गायब है, इसका कहीं इमेज बना है क्या? इसका कोई प्रतिबिंब बना है क्या? नहीं बना। इसका मतलब कि पुत्र है लेकिन पिता है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाता तो ये 3 इसका पिता होता, तो मतलब कि पुत्र है लेकिन पिता नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा दुनिया में संभव नहीं है कि पुत्र हो और पिता उसका ना हो, तो इसलिए क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा ये सोचिए, ये क्या है? सेट ऑफ सन्स, और ये सेट ऑफ फादर है। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए पुत्र है, बेटा है, ए, इसका बाप कौन है? इसका बाप है 1, और इसी का बाप के कौन है? 2। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया ना। एक ही बाप के, सॉरी एक ही बेटे के 2 बाप हो गए, ये तो दुनिया में संभव नहीं है, तो गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। फिर झगड़ा लिखा हुआ है, एक बेटे के अगर 2 बाप हो जाए तो झगड़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि देखिए ए का जो इमेज 1 बन रहा है और ए का इमेज 2 बन रहा है, इसका मतलब कि एक बेटे का 2 बाप, ऐसा संभव नहीं है। रियल लाइफ में यह संभव नहीं है कि एक बेटे का 2 बाप हो, ये केवल फिल्मों में संभव होता है। अगर आपको याद होगा तो एक फिल्म आई थी, हमको याद है, गोपी किशन, एक पिक्चर आई थी गोपी किशन, उसमें देखिएगा तो शायद कौन सा उसमें एक्टर है, हाँ सुनील शेट्टी एक्टर है उसमें, सुनील शेट्टी। तो उसका बेटा जो है ना क्या करता है कि देखता है तो एक बाहर में सुनील शेट्टी रहता है, एक घर के अंदर, तो जैसे ही घर से खेलते हुए बाहर निकलता है तो एक बाहर देखता है, एक अंदर देखता है, तो कहता है मेरे 2 बाप। तो वो फिल्मों में होता है।
तो इसका मतलब कि कभी भी रियल लाइफ में एक बेटे का दो बाप संभव नहीं है। तो बताइए, एक बेटे का अगर दो बाप संभव नहीं है तो ये फंक्शन है क्या? नहीं है। वेरी गुड। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये फंक्शन नहीं है। तो ध्यान से मेरे साथ अटैच रहिए, आपको 100% क्लियर होगा, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे ए का पिता कौन है? 1, बी का पिता 1। ऐसा दुनिया में होता है, जैसे मान लीजिए राम हो गया, शाम हो गया, तो इसका पिता एक हो सकते हैं। यानी एक बाप के दो बेटे संभव हैं, ठीक है, यानी दो बेटों का एक बाप संभव है दुनिया में, होता है ऐसा। तो इसका मतलब कि ये, और यहाँ देखिए सी का 2 हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अच्छा ये बताइए, ए और बी का पिता कौन है? 1 है। बी का पिता कौन, सॉरी सी का पिता कौन है? 2। अब देखिए इधर देखिए, इधर बेटा है यानी बाप है, बेटा है बाप, सॉरी बेटा नहीं है बाप है ना। तो इसका मतलब कि दुनिया में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दुनिया में ऐसे भी बाप होते हैं जिनके बेटे नहीं होते हैं, क्या होती है? बेटियां होती हैं। इसका मतलब कि ये भी संभव है। आई बात समझ में? ये भी फंक्शन है। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा रिलेशन है, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, ये भी फंक्शन है। तो आप यहाँ से क्लियर हो गए कि फंक्शन कौन होगा कौन नहीं होगा। अगर एक बेटे के दो बाप होंगे तो फंक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। अगर दो बेटे के एक बाप होंगे तो फंक्शन होगा। इसका मतलब कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए और उसका बी में कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्लियर हो गए? तो एक चीज और आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देते हैं, कैसे आप जानेंगे। देखिए अगर ऐसा कहीं रहेगा इस तरह का, देखिए जैसे यहाँ पे है, दिख रहा है ना, तो ये कभी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कितना हो इस तरह से, ठीक है, तो ये हमेशा ही फंक्शन होगा। है बस समझ में? तो इस तरह का फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के बारे में समझ गए। इसी फंक्शन को अगर हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? देखिए f सच दैट a to b, इसका मतलब ये होता है कि f जो फंक्शन है वह a से किस सेट में डिफाइंड है? b पे डिफाइंड है, जिसमें a को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं? डोमेन, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत, ठीक है। और b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है, सप्रांत। तो a जो होता है, अगर a फंक्शन a से b में डिफाइंड है तो इसको a को बोलते हैं डोमेन और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो इसका मतलब कि अगर इसका एलिमेंट a है तो f ऑफ a इक्वल टू जो भी होगा वो किसका वैल्यू देगा? b का वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको आप कॉपी में देख लीजिएगा एक बार। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फंक्शन का, और इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिए। तो इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन तो हो गया, अब फंक्शन जो है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब अगला पॉइंट क्या है? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको बता दें कि कोई फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइंड होता है? जब वो फंक्शन 1 1 अनटू होता है। फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइंड होता है? जब वो फंक्शन कैसा होता है? 1 1 और अनटू। इसका मतलब कि 1 1 अनटू होगा अगर कोई फंक्शन, तो उसका जो इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आपको 11th में भी इनवर्स निकालने के लिए बताए थे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर 1 1 अनटू क्या होता है? तो 1 1 अनटू फंक्शन अगर होगा तो उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। तो 1 1 अनटू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 1 अनटू का कुछ एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनवर्स, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा फास्ट समझिएगा, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? कोई फंक्शन का इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? वो फंक्शन 1 1 अनटू होना चाहिए। 1 1 अनटू a function f defined from a to b such that 1 1 unto, then this function is called inverse function, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स। अगर वो जो है 1 1 अनटू के फॉर्म में डिफाइंड होगा तब। तो जब कोई फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों होगा तब वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए। तो 1 1 अनटू होने के लिए फंक्शन को हम लोग को क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग बारी बारी से, ध्यान से समझिए। इनवर्स फंक्शन उसी को हम लोग बोलेंगे जब वो फंक्शन 1 1 होगा और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? अनटू होना चाहिए। अब 1 1 अनटू के बारे में आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं, ध्यान से समझिएगा।
वन वन और अनटू, देखिए वन वन सबसे पहले हम लोग वन वन समझते हैं। वन वन अनटू को हम लोग एकाएकी आच्छादक बोलते हैं, एकाएकी आच्छादक फलन। वन वन अनटू फंक्शन, एक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वन वन अनटू, ये तो हम लोग समझ गए कि इनवर्स हमेशा किसका डिफाइंड होगा, वन वन अनटू फंक्शन का, यानी एकाएकी आच्छादक फलन का। अब अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वन वन अनटू क्या होता है। तो वन वन अनटू भी अपने आप में दो फंक्शन है, एक वन वन अलग होता है और अनटू अलग होता है। तो पहले उन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे और अलग अलग समझने के बाद तब दोनों को हम लोग कंबाइन करके देखेंगे कि वन वन अनटू बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वन वन समझते हैं और उसके बाद अनटू समझते हैं। तो देखिए इधर वन वन कर देते हैं, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, और इस फंक्शन को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाएकी फलन। इसको क्या बोलते हैं, एकाएकी फलन। एक होता है अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिखते जा रहे हैं आप लोगों को। तो वन वन के फंक्शन क्या होता है, देखिए इसके नाम से क्लियर है। वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन, वन वन का मतलब होता है कि ए के, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, यहां समझिए, अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए और बी अगर हमारे पास दो सेट हो गए तो ए के एक एलिमेंट का बी में एक एलिमेंट के साथ जो है कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वन वन का मतलब ये होता है एकाएकी, एकाएकी का मतलब कि ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक एलिमेंट से जो है अटैच होना चाहिए। आई बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लेते हैं 1 2 उसके बाद 3 ये देते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे एक और लेते हैं 4, हो गया ना, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि अगर ए के प्रत्येक अवयव बी के साथ क्या होना चाहिए, अलग अलग जो है कनेक्शन होना चाहिए इसका। तो ए का मान लीजिए इसके साथ है इस तरह से, ये है इसके साथ, ये है इसके साथ, दिख रहा है। तो बताइए ए का एवरी एलिमेंट यूज हुआ कि नहीं है, और ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के साथ कैसा सिंगल सिंगल इमेज बना रहा है। तो सिंगल सिंगल इमेज अगर बना रहा है, यूनिकली मतलब कनेक्टेड भी है और आपको डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है, दिख रहा है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो जब भी ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ अलग अलग अवयव के साथ जुड़ा होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन, ठीक है, वन वन फंक्शन बोलेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ दिखा सकते हैं आपको, देखिए ध्यान समझिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 4 5 6 7 ये हो गया इस तरह का। तो बोलिए 1 जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ, 2 किसके साथ, 6 के साथ, 3 किसके साथ, 5 के साथ। अब कहिएगा सर इसमें 7 छूट जा रहा है। तो 7 अगर छूट जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है, इधर कोई छूट जाए इससे कोई मतलब नहीं है। बस ए के एवरी एलिमेंट का बी में अलग अलग जो है इमेज होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। आई बात समझ में। अब देखिए अनटू क्या होता है, अनटू फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f defined from a to b is said to be unto function if every element of b has the pre-image in set a, यानी एलिमेंट ऑफ सेट a। तो b के अगर एवरी एलिमेंट का अगर प्री इमेज a के साथ बनेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनटू फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब कि बी में भी कोई छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनटू फंक्शन को ध्यान से समझिए। अनटू फंक्शन क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है तो बी का जो प्रत्येक अवयव होगा, एवरी एलिमेंट होगा, वह ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जो है कनेक्शन उसका होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं इसे 1 2 3 हो गया। यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे लेते हैं आपका 4, हो गया ना। अब बोलिए अगर मान लीजिए इसके साथ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इसका जो है इसके साथ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये
इसका इसके साथ इस तरह से बना हुआ है, ये हो गया। और यहाँ पे एक और लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है। तो बताइए ये 1 1 तो है नहीं, देखिए इसका अलग है, इसका अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 2 का इमेज किसके साथ बना रहा है, सी के साथ, और यहाँ 4 का इमेज किसके साथ बना रहा है, सी के साथ। तो बोलिए ये 1 1 तो होगा नहीं, लेकिन ये अनटू होगा। अनटू का डिफिनेशन क्या कहता है कि बी का प्रत्येक अवयव का यानी एवरी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए ए में। प्री इमेज किस में होना चाहिए, ए में। इसका मतलब बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। तो बताइए इसमें तो ये छूट गया था ना, तो ये कभी होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन ये होगा क्योंकि इसमें कोई छूटा नहीं है। लेकिन इसी में अगर हम लोग ऐसे कर दें या डी कर दें, तब ये कभी भी अनटू फंक्शन नहीं होगा, ये कभी भी अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 और अनटू होने के लिए आपको अलग अलग दोनों डिफिनेशन बता दिए कि 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें ए के एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का बी में जो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। और अनटू फंक्शन क्या होता है कि बी के प्रत्येक एलिमेंट का जो है ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जो है क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। बात समझ में आया। तो ये हो गया 1 1 और ये हो गया अनटू। अब देखिए अगर हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं और आपसे पूछते हैं कि 1 1 है कि अनटू है या दोनों में से कोई नहीं है, तो अगर ए है, यहाँ बी है, यहाँ 2 3 4, यहाँ 1 2 1 इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम इसका इसके साथ इस तरह से बना दिए, इसका इस तरह से, ठीक है। तो बताइए 1 1 है कि नहीं, जल्दी बताइए 1 1 है कि नहीं, कौन बताएगा 1 1 है कि नहीं, टाइप कीजिए यस और नो। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है। तो देखिए 1 1 है कि नहीं, 1 1 नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का इमेज 1 के साथ, 4 का इमेज 1 के साथ बन रहा है, तो 1 1 नहीं होगा। 3 का 1 के साथ तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है। यहाँ भी तो छूट गया ना, इधर छूट गया, 1 1 से कोई मतलब नहीं है ऐसे। लेकिन ये 1 1 नहीं, क्योंकि 2 का इमेज 1 के साथ बन जा रहा है, 4 का इमेज 1 के साथ बन जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। अनटू हुआ कि अनटू भी नहीं था क्योंकि इसमें छूट जा रहा था। तो ये हो गया आपका 1 1 और ये हो गया आपका अनटू, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बोलिए 1 1 है कि अनटू है, इनमें से कोई नहीं है। 1 1 है कि अनटू है, इनमें से कोई नहीं है। 1 1 तो है नहीं, क्योंकि देखिए इसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, यूनिक बन रहा है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं, अलग अलग नहीं बन रहा है। 1 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ अलग अलग होना चाहिए। अब ये चेक करेंगे अनटू, अनटू है कि नहीं। देखिए अनटू में क्या होना चाहिए कि बी में कोई छूटना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 6 तो छूट गया ना, इसके चलते ये क्या होगा, अनटू नहीं होगा। क्लियर है आप लोग, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, अनटू नहीं है, दोनों नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। याद रखिएगा, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहु एक फलन। बहु एक फलन, याद रहेगा क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, बहु एक फलन। देखिए नाम से ही क्लियर है। मेनी वन का मतलब होता है कि ए के बहुत सारे एलिमेंट का बी में एक एलिमेंट के साथ इमेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ। अच्छा बहु एक समझते हैं, बहु एक का मतलब समझते हैं ना, बहु एक। अगर दोनों को अलग अलग किया जाए तो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और एक का मतलब कि इधर एक हो गया सिंगल। तो ए के बहुत सारे एलिमेंट का बी में एक के साथ इमेज बन सकता है, इसमें कोई छूट भी सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। हम लोग जब फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो उसमें हम लोग को जस्ट पीछे वाला चैप्टर है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे ही पढ़ेंगे तो उसमें मेनी वन फंक्शन आएगा। तो बहु कितना चाहिए आपको, एक चाहिए। बहु कितना आपको ले आना है, एक। हाँ ध्यान समझिएगा, तो बहु एक फलन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया कुछ फंक्शन का टाइप्स में आपको 1 1 और अनटू बता दिए। तो 1 1 में ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के साथ जो है अटैच होना चाहिए, सिंगल। और उसके बाद अनटू में जो है क्या होना चाहिए कि बी के प्रत्येक एलिमेंट का ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को तो ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन के बाद हम लोग उसका इनवर्स भी देख लिए कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन 1 1 2 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग 1 1 2 के बारे में भी स्टडी कर लिए कि 1 1 फंक्शन कौन होता है, 2 फंक्शन कौन होता है। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं 1 1 2। तो 1 1 2 फंक्शन क्या होता है, ध्यान समझिए। 1 1 क्लियर हो गया। 1 1 में ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट का बी में जो इमेज बनेगा वो अलग अलग होगा। अनटू फंक्शन क्या होता है कि बी के एवरी एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ प्री इमेज होना चाहिए। तो 1 1 और अनटू दो अलग अलग हम लोग फंक्शन पढ़ लिए। अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या नाम देंगे, 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 अनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, ध्यान समझिए, इसके नाम से ही क्लियर है। अभी हम पीछे बताए 1 1 अनटू का मतलब कि जो फंक्शन 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा, वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और अनटू भी हो, वैसे फंक्शन को आप क्या नाम देंगे, 1 1 अनटू फंक्शन। क्लियर। अब तो क्लियर हो गया कि जो फंक्शन 1 1 भी होगा और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अनटू होना चाहिए, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 अनटू फंक्शन। आई बात समझ में। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन ये होता है। अब देखिए 1 1 अनटू क्या होता है, जिससे हम एक एग्जांपल बताते हैं, ध्यान समझिए। आप बताएंगे कि 1 1 और अनटू दोनों है कि नहीं, क्योंकि जब दोनों पाया जाएगा तभी उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। तो बोलिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट ले लेते हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4। क्या क्या इसका एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट देखिए बी का एलिमेंट है ए बी सी डी। अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, थोड़ा सा और जो है, थोड़ा सा और जो हम लोग पीछे जाते हैं। बचपन में आप क्या सीखे थे, क ख ग, नहीं, आपने बचपन में क्या सीखा था, क ख ग घ, क से कबूतर ना जी। चलिए उसी को लिख देते हैं यहाँ पे, क उसके बाद ख, ग और उसके बाद घ। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 1 का जो है इमेज बना है किसके साथ, घ के साथ। 2 का इमेज किसके साथ बना है, क के साथ। और उसके बाद 3 का, हंसी आ रहा है क्या, हंसिए नहीं, ध्यान से समझिए, हंसिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए देखिए इधर, 3 का किसके साथ, ग के साथ। उसके बाद 4 का किसके साथ, ख के साथ। तो 4 का इमेज क्या बना है, ख के साथ बना हुआ है। तो बताइए 1 1 और अनटू दोनों है कि नहीं, चेक करेंगे यहाँ पे। बोलिए 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट जो है बी के साथ जो है डिस्टिंक्ट इमेज बनाना चाहिए, ठीक है, अलग अलग, सिंगल सिंगल। तो बोलिए 1 का घ के साथ सिंगल है, 2 का क के साथ सिंगल है, 3 का ग के साथ सिंगल है और 4 का ख के साथ सिंगल है। तो 1 1 है कि नहीं, है, 1 1 फंक्शन है। अच्छा अब बताइए अनटू है कि नहीं, अनटू फंक्शन है कि नहीं, अनटू देखते हैं हम लोग। तो अनटू अगर देखा जाए तो अनटू देखिए, अनटू फंक्शन अगर देखा जाए तो अनटू का डिफिनेशन क्या होता है कि बी के प्रत्येक अवयव, बी का जो प्रत्येक अवयव होगा, एवरी एलिमेंट होगा, वह ए के एलिमेंट, ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ प्री इमेज बनाना चाहिए। तो बोलिए क का प्री इमेज क्या है, 2 यानी पूर्व प्रतिबिंब। तो क का पूर्व प्रतिबिंब 2, ख का प्री इमेज क्या है 4, घ का 1, ग का कितना है 3, इस तरह से है। तो ये 1 1 तो है, साथ ही साथ क्या है, अनटू भी है। आई बात समझ में। तो ये जो ऐसा, ये एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और अनटू भी है। तो इसका मतलब कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। आई बात समझ में, इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इनवर्स लिखने का आपको तरीका बताते हैं, ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा। देखिए इसका इनवर्स ऐसे लिखते हैं, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। जिस दिन जो है f इधर जाएगा तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू कितना x, f जो है इधर ट्रांसफर मार देते हैं तो f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स लिखते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग को, अगर हम लोग को इस तरह से लिखना होगा दूसरे एक और तरीके से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि f कोई जो फंक्शन है वह a से b में डिफाइंड है,
एफ जो फंक्शन है वो किसमें किससे डिफाइंड है, ए से बी में। अगर ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है और ये 1 1 and 2 है, कैसा है 1 1 and 2 है, तो इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा कि नहीं। तो अगर एफ ए से बी में 1 1 and 2 फंक्शन है तो उस केस में एफ इन्वर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। एफ इन्वर्स जो फंक्शन बनेगा वो बी टू क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब कि एफ अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और 1 1 and 2 है, तो जो एफ इन्वर्स होगा वो बी से किस में डिफाइंड होगा, ए में डिफाइंड होगा। बी से किस में डिफाइंड होगा, ए में। इतना बात तो समझ में आ रही है आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान समझिए। ये क्लियर है कि इन्वर्स फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम लोग। आपको 11th में इन्वर्स निकालने के लिए बताए भी थे, ठीक ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 1 and 2 के बाद इन्वर्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। अब इसके बाद आपको 1 1 and 2 क्लियर हो गया। 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन, and 2 भी होना चाहिए, उसको 1 1 and 2 बोलेंगे। उसी का इन्वर्स डिफाइंड होगा। आपको लिखने का तरीका ही बता दिए कि अगर एफ फंक्शन ए से बी में, एफ फंक्शन ए से बी में डिफाइंड हो और ये 1 1 and 2 फंक्शन हो, तो उसका जो इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स वो डिफाइंड होगा बी से किस में, ए में डिफाइंड होगा। बी से किस में डिफाइंड होगा, ए में डिफाइंड होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो सेट है ए बी। कौन कौन सेट है, ए और बी। यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं -1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया। और इसमें मान लीजिए जो फंक्शन है से बी में डिफाइंड है, एफ जो डिफाइंड है वो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 2x के फॉर्म में डिफाइंड है। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू किस फॉर्म में है, 2x। एफ एक्स इक्वल टू 2x का मतलब कि जिस दिन एफ एक्स को आप y मानिएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपको बताया थे कि एफ एक्स क्या होता है, y होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, इसका मतलब y इक्वल टू कितना है, 2x है। सिंपल सी बात है। तो सोचिए कि अगर y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। आपको 11th क्लास में बताए थे कि इन्वर्स निकालने के लिए तरीका क्या बताए थे कि fx को y मान लीजिए, fx को क्या मानेंगे, y, और फिर x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल दीजिए। और उसके बाद जहां जहां y होगा वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए। y इक्वल टू 2x अगर है तो y इक्वल टू 2x अगर दे दिया है तो इसका अगर इन्वर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। fx को हमने क्या माना, fx को हमने क्या माना है, y। इसको मिटाते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। क्योंकि अब हम लोग यहाँ से सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंचने वाले हैं। तो fx इक्वल टू 2x है, तो जिस दिन इसका इन्वर्स निकालना होगा तो fx को हम लोग क्या लेट कर देते हैं, fx को लेट कर देते हैं y। fx को क्या मानते हैं, y। तो जिस दिन y मानिएगा तो y इक्वल टू कितना होगा, 2x। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। तो x इक्वल टू कितना होगा, y बाई 2, यही होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर fx इक्वल टू y माने हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे अभी बताया है जस्ट कि fx इक्वल टू y होगा, तो ये जिस दिन इधर जाएगा तो f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। f इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा, x होगा। तो बोलिए x की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई 2। अब तरीका क्या, देखिए ये भी आंसर हो गया, लेकिन हमारे बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में y की जगह पे क्या लिखा रहता है, x। क्योंकि fx इक्वल टू 2x में x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का। तो इसको x में चेंज कर देंगे। तो x में चेंज करने के लिए जहां जहां y है वहां पे क्या आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x। तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2। ये इसका इनवर्स आएगा। f इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, x बाई 2। तो मान लीजिए कि fx इक्वल टू 2x एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है, जहां a में एलिमेंट क्या दिया है, -1, 1, 2 और 3। और यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है आपका -2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, बोलिए कितना दिया हुआ है, 4, और यहाँ पे मान लीजिए 6 दिया हुआ है। तो अगर इस फंक्शन की सहायता से हम देखें तो बताइए a का एलिमेंट कौन कौन है, ये मतलब ये इनपुट है, ये इनपुट है,
और इससे जो भी इनपुट रखने पर, जो भी फंक्शन में इनपुट रखने पर जो भी रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है। तो fx इक्वल टू 2x है, इसका मतलब कि x की वैल्यू यहां से रखेंगे सब, x की वैल्यू यहां से रखेंगे -1, तो -1 रखिएगा x में तो कितना होगा -2। इसका मतलब कि -1 रखने पर फंक्शन क्या दे रहा है -2। 1 रखने पर x इक्वल टू 1 रखिएगा तो क्या देगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिलेगा 2। अगर x के जगह पे आप 2 रखिएगा तो 2 2 या कितना होगा 4 के साथ होगा। अगर x के जगह पे 3 रखिएगा तो 3 2 या कितना होगा 6 हो जाएगा, ये आएगा। इसका मतलब कि जो fx इक्वल टू 2x है, -1 1 2 3 एलिमेंट के लिए वो क्या इमेज बना रहा है इन सबके साथ, -2 2 4 और 6। इसका मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी दिखाया जा सकता था, f -1 कितना देगा -2, ठीक है। f ऑफ 1 कितना देगा, f ऑफ 1 का मतलब क्या, x की जगह पे आपने 1 पुट किया तो आपके पास रिजल्ट जो आया वो कितना मिला 2 मिला। इस तरह से मिलेगा, ऐसे भी आप लिख सकते थे। इससे आपको पीछे बताए थे सब चीजें पिछले वाले क्लास में। तो f -1 -2 होगा, f1 कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से ये आउटपुट मिलेगा। तो बताइए ये जो भी फंक्शन बना, ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं, 1 1 और 1 2 फंक्शन है कि नहीं, देखिए तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज है कि नहीं है, और इसका जो है प्री इमेज इसमें है कि नहीं, b का ये भी है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 है। तो बोलिए अगर ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा आपको। और इनवर्स अगर पॉसिबल होगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ध्यान समझिए, f इनवर्स x क्या होगा, अगर इसका इनवर्स दिखाएं हम लोग f इनवर्स, तो f इनवर्स क्या होगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, और b का एलिमेंट क्या होगा -2 2 4 6, और इसको -1 1 2 3 ऐसे लिखेंगे उल्टा, और ये आपको इस तरह से लिख देंगे हम लोग, होगा ऐसे। तो ये आपका इनवर्स हो गया, ये इनवर्स हो गया और इसका ये फंक्शन हो गया। तो इनवर्स में हमेशा इस तरह से लिखेंगे, अगर फंक्शन a टू b में है, a टू b में फंक्शन डिफाइंड है 1 1 2 है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो b टू a में होगा। आई बात समझ में। तो ये आप समझ गए कि ये फंक्शन 1 1 भी था और 1 2 भी था। तो 1 1 2 था तो इसका इनवर्स इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और इनवर्स इसका पॉसिबल भी है। अब एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, क्योंकि हमको बेसिकली देखिए ये टोटल फंक्शन था, हमको बेसिकली कहाँ पहुंचना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पर। तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसकी एग्जांपल से समझेंगे कि उसका इनवर्स डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। चलिए ध्यान से समझिए। तो अब देखिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है, तो आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, और ध्यान से समझिएगा। ये जो एग्जांपल होगा लास्ट में, ये सबसे लास्ट एग्जांपल है, और यहीं से आपको क्लियर होगा कि इनवर्स जो निकलता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे निकलता है और ये कब डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड होगा तो आपको बताइए कि 1 1 2 होना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और इससे क्लियर हो गया, इससे जो है आपको क्लियर होने वाला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है या डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू कैसा फंक्शन है साइन एक्स। तो fx इक्वल टू अगर साइन एक्स फंक्शन है तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पे रिजल्ट दिखाते हैं। fx इक्वल टू साइन एक्स है तो ये x क्या होता है, एंगल, x क्या होता है एंगल होता है। और x रखने पर जैसे मान 30 डिग्री रख रही है, तो अगर 30 रखेंगे तो साइन 30 होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 कितना होगा जल्दी बताइए, साइन 30 कितना होगा 1/2 ये वैल्यू होगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर आउटपुट कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। तो ये आप x समझ लेंगे और ये वाला y यही होगा। इसमें कुछ एंगल हम लेते हैं, जैसे 0 लेते हैं, उसके बाद π/2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा। π/2 के बाद यहाँ पे पाई ले लेते हैं, उसके बाद आपको 3π/2 ले लेते हैं, उसके बाद 5π/2 ले लेते हैं, या यहाँ पे 2π ले लेते हैं, उसके बाद 5π/2 ले लेते हैं, हो गया। अब यहाँ देखिए इधर में कुछ भी लेते हैं -π/2, यहाँ पे कितना लेते हैं, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, यहाँ माइनस में 3π/2, बहुत सारे आप वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हर एक एंगल पे जो है इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक ना।
और इधर से हम कुछ रिजल्ट लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए -1, इधर 1 ले लेते हैं, हो गया। और क्योंकि वैल्यू तो आएगा -1 के बीच में। अब इसके बाद इसमें देखिए, इसमें आपको लेते हैं उसके बाद माइनस का 0.5, यानी -0.5 का मतलब -1/2। इधर कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ लेते हैं 1/2, यहाँ लेते हैं 1/√2, इस तरह का कोई वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे रूट में 3/2, इस तरह से ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स में ये क्या है, ये सब एंगल है, और इस एंगल पे जो भी वैल्यू आया ये सब दिया हुआ है y में, 2 सेट हमने मान लिया है। तो अगर x के जगह पे अगर इन सभी एंगल को बारी बारी से हम रखेंगे तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसका इमेज d में बनेगा, वही तो बनेगा ना। इसका मतलब कि x में हम लोग बारी बारी से वैल्यू रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे कि हमारा जो है किसके साथ इमेज बन रहा है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले का लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाले का लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन, ध्यान समझिएगा, साइन पर हम 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0। देखिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो 0 का इमेज किससे बनेगा, 0 के साथ बनेगा। 90 इधर का भी लेंगे, इधर पर देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ठीक से। साइन 90, बोलिए साइन 90 कितना होता है, अगर यहाँ पे 90 लेंगे π/2, तो साइन π/2, 90 को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/2। तो साइन 90 कितना होगा, साइन 91 होता है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, साइन 91 हो गया। अब पाई देखिए, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू कौन होता है, जो 0 का वैल्यू होता है। तो 0 का वैल्यू जो होगा वही 180 का होता है, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। लो यहीं पे गड़बड़ हो गया फिर, ठीक है। अभी हमको क्या पता था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए यही क्लियर हो गया, अब आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए इसका इमेज 0 के साथ बन गया, पाई का इमेज 0 के साथ बन गया, तो बताइए तो ये 1 है कि नहीं, 1 है क्या, नहीं है, 1 नहीं है। देखिए अलग अलग इमेज होना चाहिए कि नहीं, ये 1 है कि नहीं, 1 नहीं है। जब 1 नहीं है तो अनटू क्यों हम चेक करेंगे, जब 1 नहीं है तो अनटू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का डिफाइंड होता है जो 1 भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। अगर 1 और अनटू दोनों है तब जाके इनवर्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जब 1 है ही नहीं तो अनटू हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हम सोचे, देखो इतना देर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट में ऐसा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या सोच रहे हैं कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ने वाले हैं वो 1 1 2 है ही नहीं। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो साइन है वो ना ही 1 है और ना ही 2 है। तब तो जो भी चैप्टर बनाया होगा वो तो फिर क्या हो गया, गलत हो गया ना हम लोग के अनुसार, यही तो होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बता दें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 2 नहीं है। तो जनरली इसका बोलिए, अगर ये 1 1 2 नहीं है, ध्यान समझिए, ये 1 1 2 फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा क्या, यानी एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड। एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना छोड़ देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना छोड़ देंगे। तो हम लोग रिजल्ट क्या लगाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन था उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो सोचिए कि जिसने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया होगा और उसका इनवर्स निकालने का तरीका बताया होगा, क्या उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि नहीं, उसके साथ भी तो ये प्रॉब्लम आई होगी। उसने भी प्रूफ किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कॉस टैन है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इनवर्स निकाला। तो इसका मतलब कि जिसने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकाला होगा उसके सामने पहला उसके सामने जो है रिजल्ट क्या हुआ कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कॉस टैन कॉट होगा टोटल का जनरली इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या हम इनवर्स पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्मार्ट दिमाग लगाएंगे, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम करेंगे कि
जिस जिस वैल्यू के लिए इनवर्स डिफाइंड नहीं है वो सब वैल्यू इसमें से हम हटा देंगे, उसमें से वैल्यू क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है तो हम उसको इन्वर्टेबल बनाएंगे। एक ऐसा रेंज उठाएंगे जहां पे फंक्शन 1 1 भी हो और अनटू भी हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये sin x फंक्शन जो है 1 1 अनटू नहीं है तो इसका मतलब कि सबसे पहले इसका इनवर्स निकालने के लिए हम इसको 1 1 अनटू बनाएंगे। और 1 1 अनटू बनाते कैसे हैं? 1 1 अनटू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो इसका रेंज होता है, डोमेन रेंज होता है, उसमें एक ऐसी नियरेस्ट वैल्यू का रेंज लेते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू का रेंज लेते हैं जहां पे फंक्शन 1 1 भी हो और अनटू भी हो। तो अगर वो फंक्शन उस रेंज में 1 1 और अनटू होगा तो इसका मतलब कि उसी रेंज में वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब कि यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि जनरली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता है। कोई अगर पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक पार्टिकुलर रेंज में उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाया उसने क्या किया गया कि एक पार्टिकुलर रेंज सिलेक्ट किया जिसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 भी होता था और अनटू भी होता था, और उसी जो है रेंज में हम लोग क्या करते थे, उसका इनवर्स निकालते थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो चीजें पढ़ेंगे कि sin x cos x कहाँ कहाँ 1 1 अनटू होता है और उसका इनवर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्या पढ़े, पहले फंक्शन के बाद उसका टाइप पढ़े 1 1 अनटू, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स किसका डिफाइंड होता है, 1 1 अनटू फंक्शन का डिफाइंड होता है। उसके बाद उसका इनवर्स निकालने का भी आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, बहुत हम लोग डीप में चले गए थोड़ा सा। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली लास्ट में आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिकली जो इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ये 1 1 अनटू नहीं हो पा रहा है। तो अगर 1 1 अनटू नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ऐसा रेंज उठाएंगे, एक ऐसा मिनिमम रेंज लेंगे जहां पे 1 1 भी हो और अनटू भी हो। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम 1 1 अनटू बनाएंगे और 1 1 अनटू बनाने के बाद तब जाके उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे जिस इंटरवल में 1 1 और अनटू फंक्शन डिफाइंड होगा। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और जैसा आपको वीडियो लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।